नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को कई सौगात दी हैं। शनिवार को कर्नाटक पहुंचे पीएम मोदी ने चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान और श्री सत्य साई राजेश्वरी मेमोरियल ब्लॉक का उद्घाटन किया। साथ ही 4,249 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई 13.71 किलोमीटर व्हाइटफील्ड टू कृष्णराजपुरम मेट्रो लाइन का उद्घाटन भी किया, जिसमें 12 स्टेशन हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने कर्नाटक दावणगेरे में रोड शो किया। रोड शो में पीएम के साथ कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा मौजूद रहे। पीएम के रोड शो में बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जुटी, जिनका पीएम मोदी ने अभिवादन किया। रोड शो के दौरान पीएम खुली जीप में मंच तक पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का समापन किया। उधर राहुल गांधी ने संसद की सदस्यता गंवाने के बाद शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मोदी अडानी के रिश्तों पर सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने संसद में अपनी स्पीच हटाने पर भी बात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा सुनाने के बाद शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। उन्हें सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया है। हालांकि अभी उनके पास ऊपर की अदालत में अपील करने का विकल्प है। इधर राहुल के खिलाफ इस एक्शन पर कांग्रेस ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र की स्थिति के बारे में दुनिया को एक बहुत ही खराब संकेत भेज रहा है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है। इन्होंने झूठा आरोप लगाया है। मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते नहीं। मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं। तो वहीं सदस्यता रद्द होने पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने ट्वीट पर, वो आपको अब बताते हैं। राहुल ने ट्वीट किया, मैंने प्रधानमंत्री की आंखों में डर देखा है, वो डरते हैं अडानी पर। संसद, आगे राहुल गांधी ने लिखा कि संसद में मेरे अगले भाषण से सवाल है, शेल कंपनियों द्वारा अडानी को लेकर समूह में लगाया गया 20,000 करोड़ का विदेशी पैसा किसका है? ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। वहीं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता करके भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सुनते हैं नेता रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। खामोश क्यों थी?
भाजपा ये सवाल उठाना चाहती है। राहुल गांधी अकेले नहीं है, 32 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है देश भर में। उसमें 6 भाजपा के लोग भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, सजा हुई, डिस्क्वालीफाई हो गए। उसमें अखिलेश जी की पार्टी के हैं, उसमें लेफ्ट के लोग हैं, उसमें कांग्रेस के लोग हैं। बिहार में लालू प्रसाद जी डिस्क्वालीफाई हुए, जयललिता जी डिस्क्वालीफाई हुई। अभी जो मोकामा का बाई इलेक्शन हुआ था वो तो सजा के बाद ही डिस्क्वालीफाई हुए थे। जब देश का कानून है कि आपको 2 साल की सजा होगी तो आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपके कन्विक्शन को कोर्ट स्टे नहीं करता। तो राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? भाजपा यह कोशिश करना चाहती है, क्या नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा स्पष्ट आरोप है, जानबूझकर यह नहीं किया गया ताकि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी के प्रकरण को भुनाया जाए। और ऐसा संकेत उनकी बहन के साथ साथ बाकी लोगों ने भी कहा है। यह बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। इसलिए जो पूरा प्रकरण है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है कि राहुल गांधी को एक बलिदानी बताओ और कर्नाटका में इसका लाभ लो। या फिर तीसरी बात है, क्या कांग्रेस के अंदर कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है? राहुल को कांग्रेस से हटाओ और कांग्रेस बचाओ, इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपके कन्विक्शन के बाद आपके यहां बड़े बड़े देश के नामी गिरामी वकीलों की फौज है, उन्होंने स्टे की कोशिश क्यों नहीं की? और क्या राहुल गांधी जी आपके लिए अलग कानून बनेगा क्या? 32 लोग डिस्क्वालीफाई हुए तो बाई इलेक्शन हुआ, तो आपके लिए क्या अलग कानून बनेगा क्या? उसकी पूरी सूची मैं चर्चा कर चुका हूं, आपको अभी मैंने कुछ संकेत दिए। योगी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है, यानी कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री रहे 6 साल का वक्त हो गया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ सूबे के इतने लंबे समय तक सीएम रहने वाले पहले नेता बन गए हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सालों में अपनी उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट किया। सीएम योगी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी एक बुकलेट जारी की। साथ ही योगी ने 6 साल यूपी खुशहाल पुस्तिका का विमोचन किया। इसके अलावा ऊंची उड़ान नई पहचान पोस्टर का भी विमोचन किया। तो योगी आदित्यनाथ 2.0 के 1 साल पूरा हो गया है, यानी कि 6 साल हो गए योगी आदित्यनाथ को बतौर मुख्यमंत्री रहे, और 1 साल बेमिसाल रहा, ऐसा दावा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, उसने कुछ चीजें तो तय की, खासतौर पर कि उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं, उत्सवों के प्रदेश के रूप में माना जाएगा। उत्तर प्रदेश माफियाज के लिए नहीं, महोत्सव के लिए माना जाएगा। उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज जैसे शब्द अब अतीत के शब्द बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। उत्तर प्रदेश आज न्यू एज हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का भी देश का एक नंबर 1 राज्य के रूप में उभरा है। अभी बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं कि देश में सबसे अधिक स्मार्टफोन का उत्पादन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। देश का सबसे बड़ा रोबोटिक प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो रहा है। देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर का बेस उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है, और देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन वाला प्रदेश भी उत्तर प्रदेश ही है। मित्रों, ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने सचमुच अपना परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं करता, नकारात्मक नहीं सोचता। आज उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे एक नई चमक आती है, बाहर के लोगों के मन में एक चमक आती है। और नहीं तो 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम सुनने पर
लोग बड़ी संदेह और की दृष्टि से देखते थे। ये जो परसेप्शन चेंज हुआ है, मैं मानता हूं ये हमारी सरकार की, डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। फिलहाल एक वक्त ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरा होने पर ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने सिद्धार्थनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 1 साल की उपलब्धियां पर बुकलेट भी जारी किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1 साल में प्रदेश में सारे क्षेत्रों में प्रदेश विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, विकास की दर काफी बढ़ गई है। प्रदेश में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसकी गति काफी बढ़ गई है। वहीं नोएडा के सेक्टर 6 इंदिरा गांधी कला केंद्र में राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के 1 साल के कामकाज की रिपोर्ट जनता के सामने पेश की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने अपराध और अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया, जिससे प्रदेश में क्राइम ग्राफ कम हुआ है। इस दौरान गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी ब्रजेश सिंह, सांसद महेश शर्मा, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, विधायक पंकज सिंह मौजूद रहे। उधर डोईवाला में कांग्रेस ने पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में हाथ से हाथ जुड़े यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस के नेता सड़कों पर दिखाई दिए। उन्होंने बीजेपी की सरकार पर जमकर हमला बोला और तानाशाही करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कहा कि वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। पंजाब से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने से पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। शनिवार को इसी क्रम में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पीजी डिग्री कॉलेज में प्रदर्शन किया, भाजपा सरकार का पुतला फूंका और इस घटना को अघोषित आपातकाल और लोकतंत्र की हत्या करार दिया। राहुल गांधी के खिलाफ ये षड्यंत्र हुआ, ये बात कही जा रही है। हल्द्वानी से खबर। इसके साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी का पुतला फूंका गया, ये बात सामने आई है। हरीश रावत ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और बैठक में हरीश रावत ने सभी विपक्षी दल एकजुट होकर मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करने की उन्होंने बात कही। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। राहुल गांधी के माध्यम से एक बार फिर विपक्ष एकजुट होने लगा है। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में मंथन किया गया कि किस प्रकार से विपक्ष को एकजुट होना है और सत्ताधारी दल के खिलाफ किस प्रकार से अपना आंदोलन बुलंद करना है, क्योंकि राहुल गांधी को जिस तरीके से कुचलने का काम सत्ताधारी दल की तरफ से किया गया है, ऐसे में विपक्ष की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है और विपक्ष को ये नहीं होने देना चाहिए। विपक्ष मजबूत होगा तभी लोकतंत्र यहाँ पर मजबूत हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आगामी चुनाव में विपक्ष एक साथ दिखे ताकि सत्ताधारी दल को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो पहल शुरू करी है, इस पहल के बाद ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में भी और अन्य प्रदेशों में भी विपक्ष इसी प्रकार से एक लामबंद होगा और सत्ताधारी दल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा। कैमरामैन नसनाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उधर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को उत्तराखंड आने की सूचना मिली है। बता दें कि पंजाब से फरार होकर अमृतपाल सिंह शाहबाद में जिस महिला के घर रोका हुआ था, पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उस महिला ने बताया कि अमृतपाल सिंह उत्तराखंड निकल चुका है, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड में आ चुकी है। जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के यमुनानगर होते हुए उत्तराखंड में आने की आशंका जताई है। सूचना मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस सक्रिय हो चुकी है और सभी जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। देर शाम से ही विकासनगर क्षेत्र में हिमाचल यूपी से लगने वाले कुल्हाल और दर्रारीट बॉर्डर पर चेकिंग शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड पुलिस बाहर से आने वाले सभी वाहनों को रोककर उनकी सघन तलाशी ले रही है। उधर देहरादून में भाजपा प्रतिनिधित्व को सदस्यता मिल गई है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में बीजेपी का परिवार लगातार बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि थे उनको बीजेपी की सदस्यता यहां पर दिलाई।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी का अभियान चल रहा है कि बूथ को कैसे मजबूत यहाँ पर किया जा सकता है। बूथ तभी मजबूत होगा जब उसके आसपास से जुड़े लोग उससे जुड़ेंगे और पार्टी संगठन से अपनी बात करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में पार्टी लगातार अभियान चला रही है। बूथ सशक्तिकरण के इस अभियान में विभिन्न दलों के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको अपने दल में शामिल कर रहे हैं ताकि आगामी चुनावों में उसका लाभ बीजेपी को मिल सके। कैमरामैन हसुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। उधर हापुड़ में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और शनिवार को कचहरी के मुख्य गेट पर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बार एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसी कड़ी में सोमवार को पुलिस अधीक्षक का पुतला भी फूंका जाएगा। गुस्साए अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिस तानाशाही कर रही है और महिला अधिवक्ता के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, जिससे अधिवक्ताओं में बेहद नाराजगी है। तो बार एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया है। हापुड़ से आपको खबर बता रहे हैं, कचहरी के सामने यह प्रदर्शन किया गया। पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगाए गए हैं। हापुड़ से खबर, जहां पर बार एसोसिएशन का प्रदर्शन देखने को मिला है और यह बात कही गई कि पुलिस के द्वारा तानाशाही की जा रही है। कासगंज से सदर कोतवाली क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर जवान बेटी के एक लड़के से प्रेम करने और शादी करने की जिद करने पर शिक्षक पिता ने लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर बेटी की जान ले ली और फिर खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल प्रेम प्रसंग का पूरा मामला है, जहां पर पिता ने लाइसेंसी राइफल से बेटी की जान ली है। भारतीय महिला क्रिकेटर स्नेहा राणा के कोच नरेंद्र लाल शाह ने आत्महत्या की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि स्नेहा राणा के कोच की हालत गंभीर है। कोतवाली पुलिस सूचना मिलते ही जब देर रात अस्पताल पहुंची तो कोच बोलने की स्थिति में नहीं था। हाल ही में नरेंद्र लाल शाह की अकादमी में प्रशिक्षण ले रही एक ट्रेनी से उसकी बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था, इस घटना के बाद से ही कोच डिप्रेशन में चल रहे थे। इस घटना के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने उन्हें चमोली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव पद से हटा दिया है। तो नरेंद्र लाल शाह ने आत्महत्या की कोशिश की है, ये खबर आपको बता रहे हैं। क्रिकेटर स्नेहा राणा के कोच हैं नरेंद्र लाल शाह और उनका ऑडियो माफ कीजिएगा वायरल हुआ था, कॉल का ऑडियो, और इसको लेकर वो काफ़ी डिप्रेशन में थे। इसके बाद उन्हें पद से हटाया गया था और इसी के चलते आत्महत्या का कारण ये सामने आ रहा है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और इलाज जारी है। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही।